बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किज़ मरहबा। जैसा कि 2 दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार सनी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो पहले 3 मंथ मुझे लग गए थे वीज़ा अप्लाई करते करते। तो मैंने उससे डिटेल पूछी, मैंने कहा तेरा वीज़ा कैसे रिजेक्ट हुआ, क्या रीज़न थी? तो खुद अप्लाई किया या तूने किसी को दिया? तो उसने मुझे ये बताया कि यार मेरा एक दोस्त था, उसका आगे एक दोस्त था, थर्ड पर्सन था कोई, तो उसने कहा कि यार वो वीज़े टर्की के लगवाता है, सो आप उससे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, तो आप उसके थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लो। तो कहता है चले, मैंने उसका नंबर लिया, नंबर वगैरह लेके मैंने उससे बात वगैरह की। तो हमारी फ़ाइनल उसने 3 लाख रुपये मुझे बताया, और 3 लाख की बजाय मैंने उसे बहस करके उससे मैंने 2.5 लाख पे एग्री किया कि भाई 2.5 लाख मैं तुझे दूंगा, तो मेरा वीज़ा लगवा दे। 2.5 लाख किस चीज़ का? 2.5 लाख में उसने अपना सिर्फ पासपोर्ट, FRC और पोलियो कार्ड सिर्फ दिया था। स्टेटमेंट और बैंक शो करवाना वो उस बंदे का काम था। ये 2.5 लाख में उसने उससे डील की थी। पाकिस्तान में एक्चुअली 2 और 3 टाइप के एजेंट्स होते हैं। लाइक एक वो होते हैं जो ऑफिस बना के बैठे होते हैं, और एक सेकंड वो होते हैं जो ऐसे गली कूचों में घूमने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो ऑफिस वाले हैं वो मैक्सिमम आपसे वो इस तरह का फ्रॉड वगैरह नहीं लगाते। वो आपसे क्या कहेंगे, आप कि हम फ़ाइल वगैरह तैयार कर देते हैं, आपको इतने पैसों की लगेंगे, आपके 15 से 30 हज़ार रुपया वो पर फाइल का लेते हैं। जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको बता देंगे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, और ये लेके आओ, ये लेके आओ, एफर्ट्स लेके आओ, स्टेटमेंट लेके आओ, इतने मत की स्टेटमेंट लेके आओ। मतलब कि आपकी ओवरऑल फाइल ना कंप्लीट करके स्ट्रॉन्ग करके, तो वो आपको फिर आपको फ़ाइल दे के आपको कहते हैं जाके जारी पे आप अप्लाई कर दीजिए, और अपनी फ़ीस भी आपने खुद पे करनी है। वो 15 से 30 हज़ार रुपया सिर्फ फाइल तैयार करने का लेते हैं। एक ये हो गया। सेकंड ये होते हैं एजेंट्स जो कि आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपया रेट बताते हैं, और ये कहते हैं कि भाई आप कुछ भी ना दो, समझे बात, कुछ भी ना दो, और ओवरऑल चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आपको खुद लगा देता हूँ। तो एक ये होते हैं। एक थर्ड ये होते हैं, कोई एडवांस पैसे ले लेते हैं, कोई 50 हज़ार ले लेता है, कोई 30 हज़ार ले लेता है, कोई 40 हज़ार ले लेता है, कोई 25 हज़ार ले लेता है। लाइक इस तरह के ना अलग अलग हैं सब के रेट्स वगैरह। तो इस लड़के ने 50 हज़ार रुपये उसे एडवांस दिया था, जो कि 3 महीने बाद उसका वीज़ा रिजेक्ट होके उसके पास आ गया, और 3 मंथ्स वो दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकता वीज़ा। जैसा कि आप सबको पता है, एक बार रिजेक्शन आ जाए तो उसके बाद 3 महीने का स्टे होता है। स्टे के बाद फिर आप इजीली बाद में अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरा दोस्त था उसे मैंने बताया, मैंने कहा कि यार मुझे आप बताओ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वीज़े में, वीज़ा फाइल में? तो उसने मुझे बताया कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे उसने कहा था, और बाकी उसने लगाया था। तो मैंने कहा तूने फ़ाइल खुद जमा जारी में करवाई थी कि उन्होंने करवाई थी? तो उसने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बना दिए थे ओवरऑल, ठीक है, और मैंने खुद जाके जारी में जमा करवाई थी, और उसने जो जारी के पैसे थे वो भी उन्होंने मुझे पे किए थे कि यार आप ये लो, आप अपनी फ़ाइल जमा करवाओ। ये था। अब इसमें भी 2 टाइप के बंदे आ जाते हैं। फर्स्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको कहते हैं कि यार आपने सिर्फ पासपोर्ट और ये 2 चीज़ें पोलियो सर्टिफिकेट और FRC आपने सिर्फ देनी है, हम आपकी फ़ाइल खुद जमा एम्बेसी में करवाएंगे, लाइक इस तरह की। और सेकंड ये होते हैं जो कि आपकी फ़ाइल वगैरह, आपकी स्टेटमेंट, बैंक शोर्स ऑफ मनी वगैरह शो करके आपको फ़ाइल देते हैं, और आपको पैसे भी देते हैं कि जाके आप जारी जाके आप अपनी फ़ाइल जमा सबमिट करवा दीजिए। 2 टाइप के ये भी होते हैं बंदे। अब उसको जो मिला उसने उन्हें पैसे दिए, उसने 12 से 13 हज़ार रुपया उस लड़के को दिया कि जा अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दे। वो अंदर गया, उसने वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे? उसने कहा था स्टेटमेंट थी, कोई 8 लाख रुपए की स्टेटमेंट बनी थी। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम था, उसने कोई बिज़नेस में शो करवाया था उसका, लाइक पढ़ा नहीं था इस तरह का उसने कुछ भी। मिस्टेक उससे ये सबसे बड़ी हुई। आप जो भी आप एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, यार आप जब भी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, आप ये चीज़ लाजमी नोट कीजिएगा कि एजेंट जब भी जो भी फ़ाइल बनाता है, आप उसको 1-2 बार रीड कीजिए लाजमी। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होगी। कैसे मुश्किल पैदा होगी? जब आपकी फ़ाइल आप अपनी फ़ाइल्स जारी में सबमिट करवाते हैं, आप जब फ़ाइल सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद आपको एम्बेसी के थ्रू एक कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल आती है, ठीक है, जो आपसे पूछते हैं कि यार तुम क्या काम कर रहा है और तेरा क्या बिज़नेस है। और सम टाइम ऐसा रिजेक्शन की रीज़न भी यही नहीं होता कि यार मैं काम क्या कर रहा हूँ, मेरी फ़ाइल में क्या शो करवाया हुआ है क्या नहीं, तो वो गलत मलत बोल देते हैं, और एक रीज़न ये हो जाती है बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड रीज़न उन बंदे की ये है कि जो भी बंदा यहाँ पे अप्लाई करके आता है, तो उसको फिर जब इंटरव्यू की कॉल आती है तो वो बंदा ना उसे स्टेटमेंट का पता होता है, ना उसको बैंक अकाउंट का पता होता है कि मेरा बैंक अकाउंट सेविंग है या करंट है।
तो एग्जैक्टली करंट ही लगता है पर उस इन चीज़ का पता नहीं होता। आपकी स्टेटमेंट कितनी है आप उनको पता नहीं होता, आपकी शॉप कहाँ पे है उनको ये भी नहीं पता होता, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये होगी, और जो स्टेटमेंट वो लगाते हैं, जो एजेंट्स वगैरह स्टेटमेंट से लगाते हैं, वो ओवरऑल फेक होती हैं, ठीक है, फेक होती हैं। वो किसी का नाम एडिट करके, किसी का नाम डाल के, पेमेंट एडिट करके वो डाल के लाइक इस तरह के काम करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी जेरी के पास आप फाइल सबमिट करवाते हैं और एम्बेसी पे आपकी फ़ाइल जाती है, तो ये याद रखिएगा, आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक भी कॉल जाती है, आपके बिज़नेस के लिए भी कॉल जाती है। एन की बात रहेगी, एन तो ओवरऑल बंदे एन बनवा लेते हैं, ठीक है। उसके इतना मैटर नहीं है कि वो मुश्किल बनेगा ऐसे, वो कोई सेल्फ पे लगा देते हैं, कोई बिज़नेस शो करके लगा देते हैं, ये चीज़ है। तो बाकी मैं आपको ये मिजाज में बताना चाहूँगा कि यार आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जब भी अप्लाई करना है, जिसके भी थ्रू अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट्स के हत्थे ना चढ़ें। सेकंड, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है तो मेरे भाई आप पहले अपनी फ़ाइल रीड करें कि उसने आपका क्या लिखा है अंदर, किस बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और कितने डेज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे भी मैंने लड़के देखे हैं जिनका 20-20 दिन का, 10-10 दिन का वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया होता है। वो जब जेरी में जाते हैं, जेरी वाले बंदा पूछता है कि यार तूने कितने दिन का वीज़ा अप्लाई किया, वो उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई मैंने कितने दिन का अप्लाई किया। और वो जो इंटरव्यू फॉर्म होता है उन्हें वो भी फिल नहीं करना आता। सो काइंडली अगर जब भी आप जाएँ वहाँ पे, तो आप अपनी थोड़ी प्रिपरेशन कर लें, थोड़ा अपना दिमाग को सेट करके, हर चीज़ रीड करके देन आप अपनी फाइल सबमिट करवाएं। और ये भी ना हो कि वो इंटरव्यू की कॉल आए और आपको कुछ पता ना हो। तो ज़्यादातर लोगों का की रिजेक्शन इसी वजह से होती है कि उन्हें किसी किस्म का पता नहीं होता कि यार मेरे एजेंट ने फ़ाइल किस बेस पे अप्लाई की है, वो किस थ्रू अप्लाई की है, क्या क्या चीज़ें अंदर लगाई हैं। और एक चीज़ ये रह गई, सेकंड चीज़, आपकी जो आप फाइल्स वगैरह देते हैं, ये जो ऑफिसेस बना के बैठे होते हैं 15-15, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये फ़ाइल के लेते हैं। तो आप ये भी याद रखिए, अगर आप उनके थ्रू करवा रहे हैं, आपने ये भी देखा होगा कि आप जब भी किसी के पास जाते हैं ना ऑफिस में कि यार मैंने टर्किश का वीज़ा लेना है, वो आपको सबसे पहले एक ही ये बात कहेंगे कि यार मैं आपको फ़ाइल बना देता हूँ, ठीक है, आपसे मैं इतने चार्जेस लूँगा, आपकी मैं फ़ाइल बना देता हूँ और आप इसको खुद सबमिट करवाइएगा जेरी जाके। और मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता, कोई भी बंदा आपको तुर्की वीज़ा की गारंटी नहीं देगा कि यार मैं आपका डन बेस पे वीज़ा लगवाऊंगा। जो भी डन बेस पे लगवाता है, या वो वीज़ा जाली होता है या फिर फ्रॉड होता है। वो आपसे 40-50 हज़ार रुपया झाड़ लेगा, वो झाड़ने के बाद आपको ठेंगा दिखा देगा कि यार वीज़ा नहीं लगा। समटाइम ऐसा भी हो जाता है भाई कि आप किसी एजेंट को पासपोर्ट देते हो तो वो ऐसा भी है, वो कहते हैं कि भाई पहले कुछ पैसा भी नहीं देना, आपने 1 रुपया नहीं पहले देना, ठीक है। जब बाद में जब आपका वीज़ा आएगा, आप वहाँ पे चले जाओगे, राइव हो जाओगे, आप उतर जाओगे, तो आप हमें अपनी पेमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं लोग। तो ये इन चीज़ों में ना आइएगा। जब भी आपका वीज़ा, फिर जब वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है ना, तो वो बताऊँ आपका पासपोर्ट नहीं आपको वापस देते, आपका पासपोर्ट नहीं देखते। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने आपका पासपोर्ट नहीं देना, आपसे पेमेंट की मांगनी है कि यार 40 हज़ार रुपये मेरा लगा, मुझे 40 हज़ार रुपये दे, आपको देनी पड़ेंगे। अगर आप ना देंगे तो आपका सेकंड पासपोर्ट बनेगा जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस वजह से काइंडली इन चीज़ों का एहतियात कीजिए ताकि आप इन फ्रॉडों से बच सकें। वो बहुत अच्छी किसी ने मिसाल दी है कि जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं तब तक फ्रॉड के लोग मर नहीं सकते। तो वही ये चीज़ आ गई कि वो आपको फ्रॉड लगा देते हैं, आपको लालच दे देते हैं कि भाई मैं तेरा ऐसे वीज़ा अप्लाई कर दूंगा, भाई तूने टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। तो वो आपको इस तरह के झोंके फ्रॉड वगैरह दे के ना आपसे फ़ाइल वगैरह, आपका पासवर्ड वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद आपको ठेंगा दिखा देते हैं। समटाइम यकीन करें ऐसा भी हुआ कि वो जाली वीज़े प्रिंट करते हैं। ये गुजरांवाला एरिया है, ठीक है, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। तो गुजरांवाला एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो जाली वीज़े प्रिंट करते हैं और प्रिंट करके लोगों को दे देते हैं और वो फ्लाई हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे इमिग्रेशन वाले उन्हें पकड़ लेते हैं, ठीक है। आ जाके पीछे एजेंट का नाम हो पता नहीं, कुछ पता नहीं होता कि वो नंबर बंद है, हर चीज़ है, ये है वो है, ठीक है। सो काइंडली अगर जब भी आप वीज़ा वगैरह अपना इशू आपका होता है, आपका वीज़ा आता है, आप उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। अगर किसी एजेंट के थ्रू भी, मैं ये नहीं कहता कि सारे एजेंट 2 नंबर हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो गली कूचों के एजेंट्स हैं ये सब 2 नंबर हैं। और आप अपनी वीज़े की वेरिफिकेशन करवाएं, वीज़े की वेरिफिकेशन करवा के वो आप देन फ्लाई करें और फिर अपने टिकट्स वगैरह लें। ऐसा ना हो कि यार तुम भी धोखे में मारे जाओ और आपकी रिजेक्शन लग जाए और एयरपोर्ट पे आके टिकट भी ज़ाया हो जाए और इतने पैसे भी ज़ाया हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी ये वीडियो पसंद की होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।